हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 3 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दादाजी कहते हैं जो मेरे पहले प्यार की पोती को ढूंढकर मेरे सामने लाएगा और उससे शादी करेगा, उसी को मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी दूंगा। तो सारे लोग ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और दादाजी ये फरमान सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो सारे लोग पूछने लगते हैं कि हम उस लड़की को कैसे ढूंढेंगे, हमें तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो लॉयरली उन लोगों को उस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो लोग अपने मिशन में लग जाते हैं और उस लड़की को हर जगह ढूंढने लगते हैं। आगे वो लोग चीफ के पास जाते हैं फूयान के बारे में पता लगाने के लिए। तो वो चीफ पहले तो उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन वो लोग दाफेंग के डर से उन लोगों को सारी बात बता देता है कि वो लोग वहाँ से जा चुके हैं। तो दाफेंग कहता है क्या तुम लोगों के पास कोई फोटो है? तो पांग दाई फूयान की जान बचाने के लिए अपनी बहन की फोटो उन्हें दे देता है और कहता है यही फूयान है। तो वो लोग फूयान की तस्वीर को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़की बहुत ही बदसूरत होती है। पर उन लोगों को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों के लिए पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी तरफ फूयान दादाजी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करती है और हर जगह पोस्टर लगाती फिरती है ताकि कोई उसे दादाजी की कोई भी इंफॉर्मेशन दे दे। आगे दाफेंग एक बंदा हायर करता है और उसे फूयान की सुपारी देता है और कहता है इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा। तो वो बंदा इतनी बड़ी रकम सुनकर तो खुश हो जाता है और कहता है मैं आपका ये काम कर दूंगा। दूसरी तरफ हमारे सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम हान डोंग होता है। हान डोंग एक गैंगस्टर होता है। उसका काम होता है लोगों को पैसे उधार देना और उनसे अपना लिया हुआ पैसा सूद समेत वापस लेना। हान डोंग का एक सौतेला भाई भी होता है आबाऊ, जो हमेशा उससे जलता रहता है और आबाऊ हान डोंग को सबक सिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता और हमेशा उससे लड़ता रहता है और अपने बंदों से हान डोंग पर हमला करवाते रहता है। तो आबाऊ हान डोंग को मार रहा होता है कि तभी वहाँ पर फूयान आ जाती है और वो हान डोंग को मुसीबत में देखकर उन गुंडों को अपने गुड़ेल से खूब मारती है और उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाती है और इस तरह वो हान डोंग की जान बचा लेती है उन गुंडों से। आगे हान डोंग और फूयान की मुलाकात होती है। तो फूयान देखती है कि हान डोंग के हाथ पे चोट लगी है, तो वो अपनी जड़ी बूटी वाली दवाई उसके हाथों पर लगाती है। तो हान डोंग कहता है तुमने आज मेरी हेल्प की है तो मैं इसका कर्ज चुकाना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए? तुम मुझे जो कहोगी मैं वो करूँगा। तो फूयान कहती है मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैंने तो बस ऐसे ही तुम्हारी जान बचा दी। तो हान डोंग कहता है मैं इस तरह किसी का एहसान नहीं ले सकता, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारा एहसान तो चुकाना ही होगा। तो फूयान कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। और फूयान ये कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस चक्कर में वो अपना बॉक्स वहीं पर भूल जाती है। आगे यांगफू को जब पता चलता है उसके दोनों बेटे ने फिर से लड़ाई की है, तो यांगफू अपने दोनों बेटों को डांटता है और कहता है कब तक तुम दोनों बच्चों वाली हरकत करते रहोगे? अगर तुम दोनों इसी तरह हरकत करते रहोगे तो क्या तुम दोनों इस कंपनी को संभाल पाओगे? तो अबू कहता है मैं इसके साथ इस कंपनी को क्यों संभालूंगा, ये कंपनी मेरी है। क्या आपने कभी ये सुना है कि एक मयान में 2 तलवारें रहती है? मैं आपका बेटा हूँ तो आपकी कंपनी पर सिर्फ मेरा हक होगा, ना कि इसका। तो यांगफू ये सब सुनकर तो पूरी तरह हैरान होता है और वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें कंपनी चाहिए ना तो तुम दोनों को एक काम करना होगा, मैं तुम दोनों को एक मिशन देता हूँ, इस लड़की को ढूंढो और इसे इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दो। जिसने भी ये काम सबसे पहले किया उसे मैं अपनी कंपनी का वारिस बना दूंगा और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे दे दूंगा। तो आबाऊ ये सुनकर खुश हो जाता है और अपने पापा को कहता है ये काम तो मैं ही करूंगा, और आबाऊ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे यांगफू हान डोंग को कहता है मुझे पता है इस काम में तुम ही सफल आओगे, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मेरी कंपनी को तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं चला सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जो मेरे बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, इसलिए तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरे उम्मीद पर खड़ा उतरना ही होगा। और यांगफू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फूयान के भाई की तबीयत खराब हो जाती है। तो फूयान अपने भाई की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मेडिसिन खरीद सके, और जिस बॉक्स में पैसे थे वो बॉक्स तो हान डोंग के पास होता है कि तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है, जिस वजह से उसे और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ हान डोंग जब फूयान का बॉक्स देखता है और उसे पढ़ता है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो फूयान को उसका बॉक्स वापस लौटा देगा। अगली सुबह दाव की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और फूयान को अपने भाई की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, तो वो शॉप पर जाती है मेडिसिन खरीदने के लिए, पर वहाँ की ऑनर उसे मेडिसिन नहीं देती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तो फूयान को समझ में नहीं आता कि अब वो अपने भाई की जान कैसे बचाए कि तभी उसकी नजर दाफेंग पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि दाफेंग एक मेडिसिन
कंपनी का मालिक है। तो फूयान दाफेंग के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए। पहले तो दाफेंग फूयान से मिलने के लिए मना कर देता है, पर दाफेंग फूयान की बकबक सुन नहीं पाता और वो उससे मिलने के लिए नीचे आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फूयान कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारा घड़ी वापस लौटाने के लिए आई हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प भी चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ मेडिसिन दे सकते हो। तो दाफेंग कहता है, अब मुझे इस घड़ी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने दूसरा खरीद लिया है और वैसे भी मैं कोई भी दी चीज दोबारा वापस नहीं लेता, इसलिए जाओ, इसके साथ जो करना है तुम कर सकती हो। तो फूयान कहती है, मैं इस तरह किसी की चीजें नहीं ले सकती, इसके बदले प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो दाफेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? अगर मैंने तुम्हारी एक बार हेल्प कर दी ना तो तुम मेरे सर चढ़ जाओगी और हमेशा मुझसे हेल्प मांगने के लिए आती रहोगी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। कि तभी उधर से वो टैक्सी ड्राइवर आता है और उन दोनों की वीडियो बना लेता है और फूयान को कहता है, बहन तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम दोनों की वीडियो बना ली है, अब मैं इसकी वीडियो वायरल कर दूंगा और सबको बता दूंगा कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक एक नंबर का घटिया इंसान है और उसके दिल में जरा सी भी रहम नहीं है। तो दाफेंग अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उस टैक्सी ड्राइवर के सामने नाटक करने लगता है और कहता है, मैं इसकी हेल्प क्यों नहीं करूंगा, ये तो मेरी दोस्त है, मैं इसकी हेल्प जरूर करूंगा। और दाफेंग फूयान को लेकर वहां से चला जाता है। आगे फूयान दाफेंग को अपने भाई के पास लेकर जाती है। तो दाफेंग फूयान की हेल्प करता है और उसे एक अपार्टमेंट में लेकर जाता है। तो फूयान कहती है, थैंक यू सो मच, तुमने हमारी इतनी हेल्प की। तो दाफेंग कहता है, इतनी भी खुश मत हो, जैसे ही तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक हो जाएगी वैसे ही इस घर से दफा हो जाना और गाँव वाली, और हाँ, इसके बाद मुझे परेशान करने के बारे में जरा सा भी सोचा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी। तो फूयान कहती है, ठीक है। कि तभी फूयान को हानदोंग का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसका बॉक्स उसके पास है। तो फूयान जैसे ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं वहाँ पर आ रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। और फूयान अपने भाई की जिम्मेदारी दाफेंग पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो दाफेंग चिल्लाते रह जाता है और कहता है, गाँव वाली, मैं तुम्हारे भाई की रखवाली क्यों करूँ? पर फूयान उसकी बातें ही नहीं सुनती। आगे फूयान हानदोंग से मिलती है और उससे अपना बॉक्स लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर हानदोंग उसे जाने नहीं देता। तो फूयान कहती है, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो हानदोंग कहता है, तुमने मेरी हेल्प की है और तुम्हारा मुझ पर एहसान है, तो मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना होगा, इसलिए बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे बताओ, मैं उसे तुरंत सॉल्व कर दूंगा। तो फूयान कहती है, अगर तुम ये बात सुबह तक मुझसे पूछते तो मैं तुमसे जरूर हेल्प मांग लेती, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो हानदोंग कहता है, अपने दिमाग पर जोर डालो, शायद कुछ ऐसा हो जिसमें तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो फूयान कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे मुझे तुम यहाँ से जाने दो, मेरा भाई बहुत बीमार है और दाफेंग ज्यादा देर तक वहाँ पर नहीं। तो हानदोंग कहता है, ये दाफेंग कौन है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? तो फूयान कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करती। तो हानदोंग कहता है, अगर तुम उससे प्यार नहीं करती फिर वो तुम्हारी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, मुझे बताओ। तो फूयान कहती है, ज्यादा कुछ तो नहीं चल रहा, हम लोग एक्सीडेंटली एक दूसरे से मिले, फिर हमने एक दूसरे को किस किया, फिर हमने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा और उसने मेरी हेल्प भी की, बस इतना ही कुछ। तो हानदोंग को लगता है कि फूयान दाफेंग से बहुत प्यार करती है, पर दाफेंग फूयान से प्यार नहीं करता। तो हानदोंग कहता है, तुमने मेरी हेल्प की थी ना, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अब मैं पूरी जी जान लगा दूंगा उस लड़के को तुमसे प्यार करवाने के लिए। अब मेरी लाइफ का एक ही गोल है, उस लड़के को तुमसे प्यार करवाना। तो फूयान कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं उस लड़के से प्यार नहीं करती। पर हानदोंग उसकी एक भी नहीं सुनता। आगे वो लोग घर पहुंचते हैं तो दाफेंग ऑलरेडी वहां से जा चुका होता है और उसने फूयान के लिए एक नोट भी छोड़ा होता है, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम आ गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैंने तुम्हारे भाई को मेडिसिन पिला दी है, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और जैसे ही तुम्हारा भाई ठीक हो जाए तुम यहाँ से चली जाना। तो फूयान ये लेटर पढ़कर स्माइल करती है। तो हानदोंग को पूरा यकीन हो जाता है कि फूयान दाफेंग से बहुत प्यार करती है, पर दाफेंग उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता। आगे हानदोंग फूयान की लाइफ में इस तरह घुस जाता है कि वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ दादाजी दाफेंग से पूछते हैं, क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ भी पता चला? तो दाफेंग कहता है, अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला। तो दादाजी कहते हैं, तुम्हें उसके बारे में पता लगाने का टाइम होगा तब न तुम उसके बारे में पता लगाओगे, तुम तो यहाँ पर दूसरी लड़कियों के साथ गुलछरे उड़ाने में बिजी हो। अगर तुम्हारे स्कैंडल की वजह से कंपनी पर कोई भी असर पड़ा तो मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा, समझे? और दादाजी दाफेंग को वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो
दाफेंग को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे दाफेंग अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए जियांग के पास जाता है तो जियांग भी दाफेंग से उसी लड़की के बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम्हें वो लड़की मिली। तो दाफेंग को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है हमेशा सब मुझसे उस लड़की के बारे में ही क्यों पूछते हैं, आखिरकार उस लड़की में ऐसा क्या है, वो तो मोटी और बदसूरत लड़की है। तो जियांग कहती है हनी शांत हो जाओ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रही थी। कि तभी जियांग को ऑफिस से कॉल आ जाता है और जियांग दाफेंग के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, ऑफिस के लिए चली जाती है। तो दाफेंग को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो स्पेशली जियांग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ही आया हुआ होता है। दूसरी तरफ फूयान दाफेंग का एहसान चुकाने के लिए उसे अपने साथ डिनर पर इनवाइट करती है। तो दाफेंग कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ डिनर कर लूं तो इसके बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगी ना। तो फूयान कहती है इसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तो दाफेंग कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ फूयान दाफेंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करती है क्योंकि वो चाहती है कि दाफेंग को एक फैमिली वाली फील आए, क्योंकि उसकी लाइफ में प्यार की कमी है और उसे देखकर लगता है कि उसे कभी भी किसी भी फैमिली का प्यार नहीं मिला। इसलिए फूयान दाफेंग को एक फैमिली वाला प्यार देने की कोशिश करती है ताकि वो उसका एहसान चुका सके। तो हान दोंग को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है पर बेचारा अपने हाथों से मजबूर होता है क्योंकि वो फूयान का एहसान भी चुकाना चाहता है। कि तभी उधर से दाफेंग की एंट्री होती है तो फूयान बहुत ही अतरंगी अंदाज में दाफेंग का स्वागत करती है।